जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। आज भूगोल की श्रृंखला में भू संचलन का ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि पार्ट वन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, जो देखने में भी थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए पार्ट टू है ये। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि पर्वतीय संचलन क्या होता है। ऑरोजेनेटिक मूवमेंट। तो हम पर्वतीय संचलन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ओरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के ओरोज, क्या है? ओरोज, जिसका अर्थ है पर्वत, जेनेसिस जिसका अर्थ है उत्पत्ति, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसे संक्षेप रूप में पर्वतन बल भी या पर्वतन कहते हैं। पर्वतन बल के अंतर्गत बल प्रायः क्षैतिज रूप से कार्य करते हैं, अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखी बल कहते हैं। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। उसका कहने का मतलब है कि यह बल दो रूपों में कार्य करता है। जब बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, सपोज करिए ऐसे कि मान लीजिए यहाँ को भी फोर्स लग रहा है, इस साइड को, और इस साइड को भी फोर्स लग रहा है, तो बीच में इस एरिया में बहुत अधिक टेंशन पैदा हो जाएगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट वगैरह ऐसे फॉल्ट निर्मित हो जाएगी। तो उसका कहने का मतलब है कि इस स्थिति में यहाँ तनाव मूलक बल कार्य करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे समझने का प्रयास करते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश, दरार, फ्रैक्चर, चटकने, क्रैक्स पड़ जाती हैं। जब बल आमने सामने कार्य करते हैं तो संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक या कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। इसे धरातली चट्टाने में संवलन अर्थात वलन या फोल्ड्स पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो पर्वतीय संचलन है, पर्वतीय संचलन में दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक तनाव मूलक और एक संपीड़नात्मक। जो तनाव मूलक होता है वो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जैसे हमने अभी फिगर में बनाया था, और जो संपीड़नात्मक या कंप्रेशनल फोर्स होता है वो एक दूसरे की ओर काम करता है। जैसे हमने ये फिगर बनाया और ये फिगर बनाया इधर, तो यहाँ से भी फोर्स पड़ रहा है और यहाँ से भी फोर्स पड़ रहा है। तो ये जो बीच का भाग है ये वाला, ये तो नीचे जाएगा, ये तो नीचे की ओर जाएगा, ये तो ऊपर की ओर जाएगा। तो इस स्थिति में ये कहीं ऐसे शेप में हो जाता है, ऐसे कोई ऐसे शेप में हो जाएगा, कोई ऐसे शेप में हो जाएगा। तो ये भांति भांति प्रकार के फोल्ड्स इसमें पड़ने लगते हैं, इसी को हम वलन कहते हैं। तो अब जानते हैं वलन क्या होता है। वलन मोड़, जिसको हम फोल्डिंग कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात बलों के कारण क्षैतिज संचलन द्वारा धरातली चट्टानों में संपीड़न अर्थात कंप्रेशन के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को हम वलन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि यहां से एक फोर्स लगा और यहां से भी एक फोर्स लगा। अब ये जो बीच का भाग है तो इसमें यह तो इस प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो यही हमारे होते हैं वलन। अब वलन से कुछ चार टर्मिनोलॉजी हैं जो समझने योग्य हैं। एक है अपनति। अपनति क्या होती है? इसको एंटीक्लाइंस कहते हैं, सॉरी। वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को हम अपनति के रूप में जाना जाता है। जो अपनतियां होती हैं, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार की स्थिति बनी ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसको हम अपनति कहते हैं। ठीक, अब आता है अभिनति। क्या होता है? सेंक्लाइंस। वलन के कारण चट्टानों को नीचे धसे हुए भाग को हम अभिनति के नाम से जाना जाता है, ये जानते हैं। तो
ये जो अब इसका ये जो वाला भाग होता है नीचे वाला, ये होता है अभिनति, जिसको हम सेंक्लाइन्स कहते हैं। तो फिर ये अपनति, फिर ये अवनति, फिर अपनति, फिर ये अवनति। तो ये अल्टरनेट सीक्वेंस चलता रहता है। आगे हम देखते हैं। देखिए इसमें इस फिगर में आप इसको अगर हम जूम करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनी होगी। ये देखिए, इसको हम, ये जो ऊपर वाला उठा हुआ भाग है इसको उन्होंने एंटीक्लाइन, और ये नीचे धसा हुआ भाग जो है इसको हमने सिंक्लाइन कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं। अब आता है समपनति क्या होता है, एंटीक्लाइनोरियम। एंटीक्लाइनोरियम हम क्या, एंटीक्लाइनोरियम हम किसे कहते हैं? तो उसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, जब अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियां और अपनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उस आकृति को समपनति के रूप में जाना जाता है। यह आकृति वलित पर्वतीय क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, तो अभी हम समपनति को समझते हैं कि समपनति क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये स्थिति बन रही है, ये हमने एक फिगर बना दिया। एक यहां से फोर्स पड़ा और एक यहां से फोर्स पड़ा। ठीक, अब इसमें संपीड़न हो रहा है, कंप्रेशनल फोर्स। कहां गया भाई? अच्छा ये फिगर है, फिगर से समझ लेते हैं। कि हाँ ये बना हुआ है, जैसे देखिए ये जो पूरा वाला पार्ट है ये हो गया अपनति, और ये वाला नीचे वाला हो गया अवनति। तो ये नीचे वाला पार्ट है अवनति। अब अपनति के ऊपरी भाग में फिर से ये छोटे छोटे अपनतियां ऐसे बन गई हैं, ये वाली। तो इसको हम एंटीक्लाइनोरियम यानी कि अपनति कहते हैं। और जो नीचे वाली होती है उसको हम सेंक्लाइनोरियम, जब नीचे वाले भाग में इस प्रकार की स्थिति बन जाती है ऐसे ऐसे, ये वाले, तो ये सेंक्लाइनोरियम है और ये एंटीक्लाइनोरियम, ये ऊपर वाले भाग में। तो जब सिंक्लाइन के अंदर अपनतियां हों तब वहां एंटीक्लाइनोरियम बनते हैं, और जब एंटीक्लाइन के अंदर अपनतियां और अपनतियां हों तब उसे हम सिंक्लाइनोरियम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वलन के प्रकार, वलन के अधोलिखित भागों में व्यक्त किया जा सकता है यथा, देखिए पहले कौन से। एक है सम्मित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड्स। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान रूप से होता है तब उसे सम्मित वलन कहते हैं। यह खुले प्रकार के वलन होते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। जूरा पर्वत एक सम्मित वलन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ से फोर्स पड़ा और यहाँ से फोर्स पड़ा, और ये समान रूप से यहाँ से भी बराबर उठा और यहाँ से भी बराबर उठा। तो इस प्रकार के फोल्ड को हम सम्मित वलन कहते हैं। आगे देखते हैं। असम्मित वलन, असिमेट्रिकल फोल्ड्स। जब किसी वलन की एक भुजा तो समान झुकाव वाली होती है तथा दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है एवं वह छोटी होती है, तब ऐसे वलन को असम्मित वलन कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन पर्वत। तो पेनाइन पर्वत असम्मित वलन का उदाहरण है। तो इसमें देखने का वाली चीज ये है कि इसमें एक भुजा का झुकाव अधिक होता है और एक भुजा समान होती है। जैसे ये वाली, यहाँ से हम फोर्स डाल रहे हैं और यहाँ से भी फोर्स डाल रहे हैं, तो यहाँ से ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है इसलिए इसका झुकाव, ये देखिए ज़्यादा हो गया है इसका झुकाव, और इस साइड का समान झुकाव जो पहले के जैसे था।
तो ये पहले के जैसा है लेकिन इसमें ज्यादा झुका हो गया है, इसलिए इसको असिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोनोक्लाइनल क्या होता है। मोनोक्लाइनल में हम कहते हैं जब किसी वलन की एक भुजा तो समान झुकाव तथा ढाल वाली होती है, जबकि दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है एवं उसका ढाल खड़ा होता है, तब उसे हम एक दिग्नत वलन कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो देखिए ये वाली स्थिति हमारी समान है, ये स्थिति समान है, इसकी एक भुजा ये है, लेकिन ये वाली भुजा देखिए एकदम से नीचे की ओर चली गई है, तो यहाँ ये समकोण की स्थिति पैदा कर रही है। ये लगभग 90 कहने का मतलब था उसका, समकोण की स्थिति ये, तो एकदम से ये नीचे को ये फोल्ड कर गया है ये वाला। अब ये तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये देखिए, हाँ ये तो यहाँ की स्थिति को देखिए, ये एकदम से ये ऐसे पैरेलल है, फिर इसके बाद ये एकदम वर्टिकल है, फिर एकदम पैरेलल हो जाती है ये, तो यहाँ की स्थिति में ये 90 का कोण बन रहा है ये वाला, ठीक। तो ये वाला ज्यादा वैलिड माना जाएगा इसके अपेक्षा, इस वाले पार्ट की अपेक्षा ये वाला ज्यादा ठीक है। आगे देखते हैं हम समनत वलन आइसोक्लाइनल, वो मोनोक्लाइनल था, ये आइसोक्लाइनल है। जब क्षैतिज संचलन के कारण किसी वलन की दोनों भुजाओं पर दोनों दिशाओं में समान संपीड़नात्मक बल क्रियाशील होता है, तब उसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, ऐसे वलन को समनत वलन कहा जाता है। इनकी दिशा क्षैतिज होना आवश्यक नहीं है, जैसे पाकिस्तान का कालाचिंता पर्वत। ये कालाचिंता पर्वत जो है वो आइसोक्लाइनल का उदाहरण है, ठीक है, समनत वलन का उदाहरण है। तो देखिए ये कुछ ऐसी आइसोक्लाइनल है, यहाँ से भी फोर्स पड़ा, यहाँ से भी फोर्स पड़ा और यहाँ से भी पड़ा, तो ये कुछ इस प्रकार की स्थितियां हो। देखिए ये समानांतर, समानांतर का तात्पर्य ये भी, इसका ये वाली भुजा और ये भुजा वाला समान अंतर पर, जो समान अंतर पर रेखाएं होती हैं उन्हीं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए कि बीच का जितना स्पेस यहाँ भी होगा उतना स्पेस यहाँ भी होगा, उतना ही स्पेस इन दोनों के बीच में यहाँ होगा। ऐसे ये भी देखिए, ये भी समानांतर भुजा है, ये भी समानांतर है, ठीक। समानांतर का तात्पर्य है कि यह तो फिर वो इतना फोर्स पड़े कि वो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए इस प्रकार से, तो इनके बीच का जो स्पेस है वो सब जगह बराबर होगा, इसीलिए ये समानांतर हो जाएंगे। समानांतर का तात्पर्य तो यही होता है दो समान रेखाएं ऐसे ऐसी जा रही समानांतर पर, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति, और वो कह रहा है कि क्षैतिज होना आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की आकृति बने, ऐसे भी बन सकती है, ठीक। तो आगे हम देखते हैं परिवलित वलन रिकम्बेंट फोल्ड। अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती हैं, तब उसे परिवलित वलन कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का कॉरिक कैसल पर्वत। देखिए ये स्थिति क्षैतिज हो जाती हैं, जस्ट उसके वो जो कह रहा है तो उसमें क्षैतिज आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें क्षैतिज होना आवश्यक है। तो देखिए ये एकदम से बिल्कुल ऐसी स्थिति बन रही है, ये इधर को गई है और ये इधर को गई है, तो दोनों एक दूसरे के समानांतर का ऐसे यहाँ से ये बन रहा है, ये देखिए। तो ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये है परिवलित वलन, इसको कहते हैं। बहुत खास नहीं है, ऐसे ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मोटा मोटा समझ लीजिए कि इसको किस प्रकार का चित्र बनेगा। और इसमें जो भाषा लिखी है बहुत इजी लैंग्वेज लिखी है, आप इसको पढ़ के भी आप चित्र बना सकते हैं कि चित्र कैसे बनेगा। आगे देखते हैं बाह्य उत्क्रम वलन अर्थात ओवरथ्रस्ट फोल्ड। उत्क्रम अर्थात थ्रस्ट के कारण ऊपर उठे भाग को बाह्य उत्क्रम वलन कहते हैं। यह तब है कि जब अत्यधिक संपीड़न के कारण परिवलन मोड़ का एक खंड खिसककर एक दूसरे खंड पर चढ़ जाता है, तो इस क्रिया को उत्क्रम थ्रस्ट कहते हैं, जैसे कश्मीर की पीरपंजाल श्रृंखला, गढ़वाल हिमालय इसके उदाहरण है। तो इसका देखो ऐसे हो जाता है, इसको चित्र भी बना सामने,
आप चित्र भी देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये सामान्य स्थिति है कि ऐसी स्थिति बन रही थी, ये वाली, ठीक, ये सामान्य स्थिति है। लेकिन सामान्य के अलावा जब ओवर थ्रस्ट होता है तो उस स्थिति में एक तो ये पैरेलल हो गई और इसके बाद ये जो है इसकी भुजा ये वाली टूटकर इसके ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे ऐसे चढ़ जाती है, ये टूटकर ऐसे पैरेलल हो जाती है ऐसे, और ये तो यहाँ तक था ही, ठीक, ये तो था ही, और ये टूटकर ऐसे ऊपर चढ़ जाती है उसके ऊपर ऐसे, ये तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो इसी को हम ओवरथ्रस्ट फोल्ड कहते हैं। एक है पंखा वलन। पंखा वलन को समझने के लिए क्या है, उसमें इस प्रकार की आकृति बन जाएगी पंखेनुमा, ऐसे ऐसे बन जाएगी, या फिर इसकी आकृति ऐसे बन जाएगी जैसे पंखा होता है, ये आकृति इसकी ऐसी बन सकती है ऐसे, उसमें और कुछ है ही नहीं, वो तो आप नाम से भी समझ सकते हैं। देखिए फिर भी पढ़ लेते हैं। क्षैतिज संचलन के समान रूप से क्रियाशील न होने के कारण विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की भिन्नता के साथ ही पंखे के आकार की वलित आकृतियों का निर्माण हो जाता है, जिसे पंखा वलन कहते हैं। मोड़ की एक भुजा टूटकर क्षैतिज संचलन संपीड़न के जारी रहने पर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टानों पर चढ़ जाती है, तो उसे नेपीज अर्थात ग्रीवाखंड भी कहते हैं। ये कश्मीर घाटी एक ग्रीवाखंड पर ही अवस्थित है, ठीक है। जब ग्रीवाखंड टूटकर एक भाग दूसरे पर चढ़ जाता है बहुत कई किलोमीटर दूर जाकर, तो उसे हम ग्रीवाखंड कहते हैं। फिलहाल ये अभी पंखा को हम समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार की फैन फोल्ड हो जाता है, ऐसे दूर तक जाकर ऐसे आकृति बन जाती है, इसको फैन फोल्ड कहते हैं। भूपटल के एक तल के सारे चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इसको भ्रंश की अगर डेफिनेशन बात करें तो वो उसका कहने का मतलब है कि भूपटल के में बीच में कहां से आ गया, कुछ कॉपी पेस्ट हो गया है, सॉरी, हाँ ये कुछ कहीं से आ गया बीच में। भूपटल के सारे चट्टानों का एक तल के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को फॉल्ट कहते हैं। इसकी उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों संपीड़न और तनाव से होती है। इसमें दोनों, जब फॉल्ट की हम बात करते हैं, भ्रंश की बात करते हैं, तो भ्रंश में दोनों बल कार्य करते हैं। इसमें तनाव बल का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। तो तनाव बल के कारण ही इसमें इस प्रकार की स्थिति अर्थात भ्रंश की स्थिति उत्पन्न होती है। तो भ्रंश के प्रकार देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ फॉल्ट्स, ठीक। तो पहला देखते हैं, चट्टान में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। इस भ्रंश से भूपटल में प्रसार होता है। जैसे ये स्थिति देख लीजिए, ये फॉल्ट प्लेन है, नॉर्मल फॉल्ट है, तो इसमें क्या होता है कि इसका एक डायरेक्शन यहाँ को, एक यहाँ को जा रहा है, एक यहाँ को जा रहा है, तो बीच की ये स्थिति देख रहे हैं, ये वाली, ये तो फॉल्ट बन रहा है। ये इसको ऐसे फिगर बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, बीच में ये फॉल्ट का निर्माण हो रहा है ये वाले भाग पर, ठीक। तो ये एक नॉर्मल फॉल्ट हो गया। आगे देखते हैं, अब देखते हैं व्युत्क्रम रिवर्स फॉल्ट क्या होता है। जब चट्टान में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं, तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश में चट्टान का खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम अर्थात थ्रस्ट कहा जाता है। इस आधार पर व्युत्क्रम भ्रंश को उत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है। इसमें कगारों स्कार्पमेंट का निर्माण होता है, जैसे पश्चिमी घाट कगार, विंध्यन कगार क्षेत्र में लटकती घाटियों को एवं जलप्रपातों का विकास होता है। ज्ञातव्य कि इसमें सतह फैलाव पहले की तुलना में घट जाता है, ठीक। तो ये रिवर्स फॉल्ट देखिए।
ये रिवर्स फॉल्ट है। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि उसमें क्या हो रहा था कि उसमें क्या हो रहा था कि एक इसकी डायरेक्शन ये थी और इसकी डायरेक्शन ये थी। ठीक, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये पहले जो ये एरिया यहाँ ज्यादा था, अब वो कम हो रहा है इधर, ये क्योंकि इसके ऊपर चढ़ रही है। तो इस प्रकार स्थिति, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो उसको हम रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। सोपानी भ्रंश क्या होता है? सोपानी भ्रंश का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कहें तो आप पढ़ ही देते हैं। जब किसी भूभाग में कई भ्रंशन का इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि भ्रंश द्वारा अधक्षेपित खंड का अधोगमन एक ही दिशा में हो, जैसे यूरोप की राइन घाटी। राइन घाटी एक स्टेप फॉल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहली तो विपरीत डायरेक्शन में, लेकिन नेक्स्ट वाला जो स्टेप बनेगा तो वो देखिए ये स्टेप बन रहा है, सीढ़ी बन रही है ना, तो लगातार इसमें इस प्रकार के फॉल्ट होते हैं। तो ये चित्र आप समझ सकते हैं, इसमें और कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है। इसमें भ्रंश के कारण धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियां जन्म लेती हैं, यथा भ्रंश कगार, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत पर्वत और हॉर्स पर्वत आदि। तो देखते हैं रिफ्ट वैली क्या होती है। रिफ्ट वैली में बहुत सारा लिखा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट भी। जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जर्मन भाषा में इस प्रकार की भ्रंश घाटी को ग्रेबन कहा जाता है। सर्वप्रथम ग्रेगोरी नामक भूगर्भ शास्त्री ने पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को देखकर भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? ग्रेगोरी ने। ठीक, इसमें क्या होता है, जब ये स्टेटमेंट पढ़ने लायक है, जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उस द्रोणी को भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, तो उसी को जो नीचे धंसता है उसी को हम ग्रेवन भी बोलते हैं। अगर यहाँ चित्र होगा तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस चित्र में समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें देखिए ये वाला जो बीच का भाग है, ये वाला, ये नीचे धंसा है और ये वाले ऊपर हैं, ऊपर की ओर हैं ये वाले, ये। तो ये जो बीच का भाग है इसी को उसने ग्रेबन बोला है। तो ग्रेगोरी ने इसको ग्रेबन जर्मन भाषा में बोला है। तो ये बीच का भाग हमारा रिफ्ट वैली का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट उसी में देखते हैं, अभी वहीं चलते हैं वापस। तो सर्वप्रथम किसने इस शब्द का प्रयोग किया था? ग्रेगोरी ने। इस भ्रंश घाटी में ही अफ्रीका की प्रमुख झीलें जैसे न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फर, टैंगानिका स्थित हैं। ये इसी रिफ्ट वैली में है जो ग्रेट अफ्रीकन, पूर्वी अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, मान भ्रंश घाटी है, तो इसी में पड़ते हैं। यह भ्रंश घाटी उत्तरी सीरिया से आरंभ होकर जॉर्डन, अकाबा की खाड़ी, लाल सागर, अबिसीनिया और पूर्वी अफ्रीका होती हुए जम्बेजी नदी तक लगभग 5000 किलोमीटर लंबाई तक फैली है। कितनी लंबी है? 5000 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। विश्व की अन्य प्रसिद्ध भ्रंश अंश लिखा हुआ भ्रंश घाटियों में जर्मनी के वासजेस और काले जंगल के बीच, ब्लैक फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, बीच राइन घाटी, राइन भ्रंश घाटी और स्टॉक लैंड में मिडलैंड भ्रंश घाटी उल्लेखनीय है। बैकाल झील और लाल सागर भी भ्रंश घाटियां ही हैं। भारत में नर्मदा, ताप्ती और ऊपरी दामोदर नदी घाटियां भ्रंश घाटियां के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इन फैक्ट को याद रखिएगा। तो इसमें एक फैक्ट यही मिला है ग्रेगोरी वाला, और ग्रेट रिफ्ट वैली जो है, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली, उसके बारे में। देखिए इसमें क्या हुआ है, ये हाँ रिफ्ट वैली थी, इसमें ये देखिए इस प्रकार की, इस एरो को देखिए गौर से, ये जो एरो बने हुए, एक इधर को प्लेट जा रही है, एक प्लेट इधर को जा रही है,
ये कहाँ पहुंच गया? अरे भाई, हाँ, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब ये दोनों अपनी विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं एक दूसरे के, तो बीच में ये स्पेस हो जा रहा, ये बीच में स्पेस हो रहा, तो इस स्पेस को भरने के लिए यहाँ नई चट्टान का निर्माण हो जाता है, ये इधर बीच में एक खाई बन जाती है, उसी खाई को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रैंप घाटी क्या होता है। इस प्रकार की घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथा स्थिति में रहे, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं, जैसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी। तो बीच का भाग स्टेबल रहेगा और किनारे के भाग ऊपर उठ जाएंगे। जैसे रैंप वैली बनाना है ना, तो बीच का भाग स्टेबल है, ये और ये और ये इसको ऐसे बना देते हैं। बीच का भाग बिल्कुल स्टेबल है, ये वाला, और इसके ये जो किनारे के भाग हैं ये ऊपर उठे हैं। ये तो ये हमारी घाटी बन गई रैंप घाटी। ठीक, आगे देखते हैं ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे, दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे एवं किनारे के भाग नीचे धस जाएं, तो ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्थ पर्वत अर्थात ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इनका ढाल एकदम खड़ा और शिखर की भांति समतल होता है, जैसे यूरोप में वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, एशिया में पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज, संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण ओरेगन प्रांत में स्किन्स माउंटेन तथा वार्नर एलर्ड एवं क्लाइमथ झीलों के चारों ओर यूहाट प्रांत में वासजेस रेंज और कैलिफोर्निया में सियरा नेवेदा पर्वत इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं इसी स्टेटमेंट से, जो उसने कहा कि जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे और किनारे के भाग नीचे धस जाएं, तो जस्ट उसके उल्टा स्थिति बनेगी। ये देखिए, जैसे बीच का भाग ये वाला, इस चित्र को देखिए, ये इसका बीच का भाग हो गया ये वाला, और इसके ये किनारे वाले भाग हो गए नीचे धस गए, ये नीचे धस गए। तो ये वाला जो माउंटेन बनेगा इसी को हमने कह दिया कि ब्लॉक माउंटेन होगा, एकदम खड़ा होगा ऐसे। ये थोड़ा तिरछा बना हुआ है, इसको समझने के लिए ऐसे बनाते हैं। नहीं, हाँ, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे। ठीक, तो ये हमने एरो बना दिया, ये एरो बना दिया। तो ये वाला जो भाग ऊपर उठ गया अपने आप, ये स्थित है, लेकिन ये किनारे वाले भाग नीचे धस गए हैं, इस कारण से ऊपर उठा हुआ भाग है, इसलिए इसको हमने ब्लॉक माउंटेन कह दिया, भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक, आगे देखते हैं हम हॉर्स माउंटेन क्या होता है। जब दो भ्रंशों के किनारों के भाग यथावत रहें और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो उसे हॉर्स माउंटेन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार की स्थिति बने, और इसके आगे देख लेते हैं। अभी ज्ञातव्य है कि भ्रंश घाटी में रैंप घाटी, ब्लैक हॉर्स पर्वत प्राय आकृति की दृष्टि के समान प्रतीत होते हैं, किंतु भू संचलन की दृष्टि से विपरीत गतियों के परिणाम होते हैं। ठीक है, तो ये विपरीत गतियों के परिणाम होते हैं, लेकिन दिखते हुए एक जैसे हैं। तो ये क्या कह रहा है, जब दो भ्रंशों के किनारों के भाग यथावत रहें, बीच का भाग ऊपर उठ जाए, बीच का भाग ऊपर उठ जाए। ठीक, तो इसको बनाते हैं। ये चित्र वैसे ही बनेगा, बस एरो में अंतर हो जाएगा। ये स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल हैं, ये स्टेबल है, और ये वाला भाग उड़ गया ऊपर को, ये वाला। तो ये इसको हम हॉर्स माउंटेन
के रूप में जानते हैं। तो ये रहा ओवरऑल वलन और ब्रंसन, जो बहुत टफ टॉपिक मानते हैं, इतना टफ नहीं है ये, लगा करता है ऐसा। तो आई थिंक अब क्लास ओवर करनी चाहिए, और इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छे से लिखा गया है इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe my channel and support me, like and share. So okay, bye bye.